गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम अपनी इस संज्ञा की तीसरी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और इस तीसरी क्लास के अंदर हम सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। आगे फिर हम समूह जो जो हमारी संज्ञा बच गई थी, जैसे समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आज जानेंगे। और पहली दो क्लास जो हमारी हुई है, जिसमें हमने पहली क्लास में संज्ञा क्या होती है, किसे क्या संज्ञा कहते हैं, ये पढ़ा। और दूसरे के अंदर हमने व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या अंतर है वो हमने पढ़ा। किस तरह से हम ये जान सकते हैं कि भाई कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी जातिवाचक संज्ञा, इनकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हमने दूसरी क्लास के अंदर पढ़ा। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारी संज्ञा की पहली क्लास और दूसरी क्लास नहीं देखी है, वो सबसे पहले पहली क्लास और दूसरी क्लास देखो, ताकि आपको अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो समझ में आए कि सर ने क्या पढ़ाया है और कैसे कैसे चीज़ें हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ संज्ञा है, कौन सी चीज़ संज्ञा नहीं है, कौन सी व्यक्तिवाचक है, कौन सी जातिवाचक है। और उसके बाद फिर आप अपनी अगली तीसरी क्लास को ज्वाइन करना। और जिन बच्चों ने पहली दो क्लासें देख ली हैं, उन बच्चों के लिए अब हम अपनी आगे की तीसरी क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है बेटा, देखो जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि समूहवाचक, समूह, आप इसमें देखो जैसा कि इसके नाम से ही में ही सबसे पहले शुरुआत में क्या रहा है, समूह। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के समूह, समुदाय या झुंड का बोध कराते हैं। मतलब कि न कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु का, मतलब वे शब्द जो पूरे समूह का बोध कराते हैं। जैसे किसी एक चीज़ का बोध नहीं कराते कि भाई देखो ये एक चीज़ है, या जैसे एक व्यक्ति के बारे में या किसी एक चीज़ के बारे में या किसी भी एक ये देखो, आप किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते, पूरे समूह का बोध कराते हैं। अब आप लोग सोचोगे सर पूरे समूह का कैसे बोध होगा, कौन सा वो होगा। तो देखो ऐसे ऐसे हम जैसे इन्हें अपने उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हम फौज की बात करते हैं, आर्मी। तो आर्मी का जैसे ही नाम आता है, क्या आर्मी के अंदर आप किसी एक आदमी के बारे में जान सकते हो कि मैं बोल दूँ आर्मी आ रही है, या आर्मी युद्ध करने के लिए पाकिस्तान में जा रही है, या भाई आर्मी का और अफ़गानिस्तान का युद्ध हो गया, या भाई इस देश की सेना का और उस देश की सेना का युद्ध हो गया, या भाई अमेरिका की सेना का और भारत की सेना का युद्ध हो गया, अमेरिका का रूस का युद्ध हो गया। तो क्या कभी आप लोग ये समझोगे कि भाई सेना का मतलब कभी एक आदमी होगा? क्या हम ये सोच सकते हैं भाई अमेरिका के किसी एक आदमी का और रूस के किसी एक आदमी का, या भारत के किसी एक आदमी का, पाकिस्तान के किसी एक आदमी का, या अफगानिस्तान के किसी एक आदमी का, ब्रिटेन के किसी एक आदमी का युद्ध हो गया हो, और उसे हम लोग बोल रहे हो कि भाई सेना का युद्ध हो गया, सेना का युद्ध हो गया। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है? सोचो, नहीं। जैसे ही हम बोलते हैं कि भाई सेना आ गई या आर्मी आ गई, तो हमारे दिमाग के अंदर एकदम से क्लिक होती हैं कि भाई कम से कम 50 आदमी, 100 आदमी, या 500 आदमी या 1000 आदमी एक साथ आ रहे हैं। तो पूरे समूह का बोध कराता है एकदम से कि हाँ भाई आ रहे हैं। हम कभी भी एक आदमी आ रहा है उसे हम ये नहीं बोलते सेना आ रही है, क्योंकि वो एक आदमी है, वो कोई समूह नहीं है। उसके बारे में हमारे दिमाग में कभी कोई ऐसी इमेज नहीं बनेगी, कोई ऐसा चित्र नहीं बनेगा जिससे देखते हम सोचे कि बस समूह आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखो, पुलिस। पुलिस कभी भी एक आदमी क्या पुलिस हो सकता है? जैसे कि कोई अगर मान लो मैं पुलिस में हूँ, तो क्या मैं, जैसे कि मान लो मैं पुलिस में हूँ, तो क्या मैं अकेला आदमी पूरी पुलिस को बता दूंगा कि भाई दिल्ली में है तो दिल्ली पुलिस के अंदर भाई कुलदीप है, राजस्थान पुलिस में भाई कुलदीप है, भाई हरियाणा पुलिस में भाई कुलदीप सर हैं, भाई गुजरात के अंदर भाई कुलदीप सर है? क्या एक आदमी पूरी पुलिस फोर्स का मतलब नेतृत्व के अंदर बता सकता है कि भाई ये आदमी है, बस ये आ गया तो बस समझो पुलिस ही आ गई? नहीं। पुलिस के अंदर 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग, 1,00,000 लोग, 2,00,000 लोगों का एक समूह होता है, जिसके अंदर अलग अलग आदमी होते हैं। जैसे कि मान लो मैं भी हूँ, राम भी है, श्याम भी है, पुनीत भी है, सीता भी है, गीता भी है, ओजस्वी भी है, ईशानी भी है, पिंकी भी है, चेतना भी है, आनंद भी है, सब हैं ये पुलिस में। तो
तो हम सब के लिए एक वर्ड यूज होगा, भाई पुलिस आ गई। इसका मतलब हम सब लोग आ रहे हैं, या जहाँ पर जितने लोगों की जरूरत होगी उतने लोग जाएंगे। जहाँ पे 2 लोगों की जरूरत होगी वहाँ 2 लोग जाएंगे, 3 लोगों की जरूरत होगी वहाँ 3 लोग जाएंगे, 4 लोगों की जरूरत होगी 4 लोग जाएंगे। क्या कभी एक आदमी को कोई देख के बोले अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई? नहीं। पुलिस जैसे ही हमारे दिमाग में हो गया पुलिस आ गई, वैसे ही हमारे दिमाग में एकदम से आएगा बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और वो एक साथ इकट्ठे हो गए, बहुत सारे समूह के लोग आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा, जिसमें पूरे समूह का बोध हो, जिसके जिसके हम नाम सुनते के साथ ही हमारे दिमाग में एकदम से किसी ग्रुप के बारे में आ जाए कि भाई ग्रुप आ रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम देखते हैं आंदोलन हो रहा है ना। क्या हम यहाँ पर, या भीड़ भीड़ इकट्ठा हो रही है कहीं पे, या भाई कहीं पे आंदोलन चल रहा है, तो क्या हम ये सोच सकते हैं, क्या हम ये सोच सकते हैं भाई एक आदमी होगा वो ही आंदोलन करेगा? जैसे कि कहीं पे मैं अकेला बैठ गया रोड के ऊपर, और मैं अकेला बैठ के कहूँ कि भाई आंदोलन चल रहा है, भाई रोड पे आंदोलन चल रहा है, तो क्या आप लोगों के दिमाग में ऐसी इमेज आएगी कि आप लोग ऐसा सोचोगे आंदोलन चल रहा है इसका मतलब कुलदीप सर अकेले बैठे हैं रोड पे? सोचोगे आप लोग? नहीं सोचोगे। आप लोग क्या सोचोगे, भाई आंदोलन चल रहा है तो बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग बैठ के धरना दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपस में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, धरना दे रहे होंगे। या आप लोग ये सोचोगे अच्छा आंदोलन हो रहा है मतलब शाम बैठा होगा रोड के ऊपर आज, बस क्यों शाम बैठ गया तो क्या वो धरना हो गया? नहीं होगा। तो जिससे हमें पूरे समूह के बारे में पता चले, जैसे कि कोई भेड़ों का झुंड आ रहा है, तो क्या आप लोग भेड़ों के झुंड कहीं पे रोड पे या खेतों के अंदर आप सुनोगे भेड़ों का झुंड आ रहा है, तो क्या आप लोग सोच सकते हो कि यार अच्छा भेड़ों का झुंड, तो भाई एक भेड़ आ रही होगी या 2 भेड़ आ रही होंगी, क्या आप उनको बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। या चोरों का गिरोह आ रहा है, जैसे कि इसके अंदर लिखे हैं आप एग्जाम्पल, सेना, पुलिस, पुस्तकालय, भीड़, दल, भेड़ों का झुंड, चोरों का गिरोह, मजदूरों का संघ, ये सारे क्या हैं, समूह, जिनके बारे में हम अपने दिमाग में, हमारे दिमाग में ही वो चीज़ें आते के साथ ही हमें पता चल जाता है एकदम से कि भाई ये किसी समूह के बारे में बात कर रहा है, किसी बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहा है, किसी एक ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, किसी एक समुदाय के बारे में बात कर रहा है। तो जिस चीज़ों से हमें, जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि भाई ये कोई एक व्यक्ति ना होकर एक समूह के बारे में बात की जा रही है, एक ग्रुप के बारे में बात की जा रही है, एक झुंड के बारे में बात की जा रही है, वहाँ पर होती है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि पुलिस, अगर कहीं पर पुलिस की बात आएगी तो वो समूह होगा, हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे पुलिस का मतलब एक आदमी। सेना की बात आएगी तो हम सेना में कभी भी नहीं सोचेंगे बस सेना में एक आदमी है। पुस्तकालय, क्या हम लाइब्रेरी के अंदर ही सोचेंगे एक बुक मैंने रख दी, जैसे मैंने अपने कमरे के अंदर एक बुक रख ली, जैसे कि अभी मेरी आंखों के सामने एक किताब है सामान्य हिंदी, कुलदीप यादव सर, तो ये किताब है, तो क्या ये जो कुलदीप सर की किताब है और ये एक कमरे में एक बेड के ऊपर रखी हुई है सामान्य हिंदी की जो किताब मेरी आंख के सामने है जिसके लेखक है कुलदीप सर, क्या ये एक किताब मैंने कमरे के अंदर रख दी तो क्या ये कमरा लाइब्रेरी बन गया या पुस्तकालय बन गया? सोचो आप, नहीं बना। लेकिन यहीं पे अगर इसी कमरे के अंदर मैं 500 किताब रख दूँ या मैं 1000 किताब रख दूँ एक कमरे के अंदर, क्यों, तो क्या मैं इस किताब, इस रूम को पुस्तकालय बोल सकता हूँ? हाँ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर बहुत सारी पुस्तकें एक साथ आके रखी गई है। तो पुस्तकालय, पुस्तकालय का नाम आते के साथ हमारे दिमाग में एकदम से आती है कि भाई वहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी, बहुत सारी मतलब पुस्तकें रखी होंगी। तो जहाँ पूरे समूह के बारे में बता दिया कि हाँ भाई वहाँ पे हमें पूरे समूह के बारे में पता चल गया, तो क्या हो गया, समूहवाचक। ऐसे जैसे भेड़ों का झुंड हो गया, भीड़ होगी, ये दल हो गया आपस में जो कर रहा है, भारतीय मजदूर संघ का हो गया। तो जिन चीज़ों से हमें पूरे समूह के बारे में पता चल जाए वो होता है बेटा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आप लोग इस ये जो परिभाषा है इसे अपने उसमें लिख लीजिए कॉपी के अंदर कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणियों के समूह, इस पे ध्यान देना, समूहवाचक में समूह, समुदाय या झुंड का बोध कराते हैं, समूह, समुदाय या झुंड का बोध कराते हैं, न कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु का। एक का नहीं कराएंगे, पूरे समूह या समुदाय का ही बोध कराएंगे। ठीक है बेटा, तो वो होते समूहवाचक संज्ञा। तो इसे आप अपने कॉपी के अंदर लिख लेना। चले आगे, बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये वाली चीज़ें मेरे समझ में नहीं आई। अब देखो अगला हमारे पास क्या है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। ये उदाहरण जैसे हमने देखा सेना,
तो सेना के बारे में हमने देखा कि किसी एक व्यक्ति के बारे में हम कोई एक आदमी आर्मी की या एयरफोर्स की या नेवी की वर्दी में आ रहा तो हम उसे सेना नहीं बोल सकते, सेना को होता है। सभा के अंदर कोई आदमी, एक अकेला आदमी बैठा तो हम ये नहीं बोलेंगे भाई पूरी सभा चल रही है। सभा का नाम सोचते के साथ ही हम क्या सोचेंगे कि भाई कम से कम 15-20 आदमी का या 30 आदमी का या 10 आदमी का आपस में बैठ के विचार विमर्श चल रहा होगा। ऐसे परिवार के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं। किस परिवार के अंदर 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग होते हैं। कोई मैं एक आदमी, मैं अकेला बैठा हूँ अपने कमरे के अंदर और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ भाई मेरा पूरा परिवार है? जब तक आप लोग मेरे साथ बैठे हो तो आप मेरे परिवार में हो, लेकिन अब मेरी क्लास ख़त्म होने के बाद आप अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला गया, इस कमरे के अंदर मैं अकेला बैठा हूँ, तो मैं अकेला आदमी हूँ। क्या मेरा कोई परिवार हुआ? नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे मेरे पास मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा बुआ फूफा, सब लोग हैं। तो क्या वो मेरा परिवार हुआ? तो क्या हम किसी एक इंसान से ही कह सकते हैं भाई ये एक इंसान है यहाँ पे अकेला तो ये परिवार में है? नहीं। परिवार का नाम सुनते के साथ ही हमारे दिमाग में बेटा क्या आता है कि बहुत सारे लोग जो आपस में रहते हैं, जो आपस में एक जगह, एक स्थान, एक छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस तरह के हमारे मन में परिभाषा आती है, लेकिन कभी एक इंसान को लेकर हमारे मन में नहीं आएगी। तो परिवार ऐसे टीम, क्या कोई एक इंसान, जैसे कि मैं अगर क्रिकेट का बैट लेके खड़ा हो गया तो क्या बोल देगा भाई क्रिकेट की टीम आ गई? भाई कुलदीप सर ने बैट लेके खड़े हो गए तो कुलदीप सर खड़े हो गए तो भाई अब क्रिकेट की टीम आके खड़ी होगी, चलो भाई मैच खेलते। नहीं खेलोगे। टीम से हमें एकदम से पता चलेगा भाई 10 लोग, 11 लोग, 5 लोग, 4 लोग, ये आपस में जब एक साथ आते हैं तो वो टीम होती है। तो इससे हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक हुई कि एक ग्रुप आता है, जिस ग्रुप को हम टीम बोलते हैं, जो क्रिकेट खेलता है ना। ऐसी कक्षा, जैसे कि अभी आप सब लोग अपनी क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, आप स्कूल के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आप लोग सब एक साथ बैठ के पढ़ते हो। क्या एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा, हम उसे बोल सकते हैं कि भाई कक्षा पढ़ रही है एक साथ, भाई चुप रहो, कोई फालतू बात नहीं करेगा, कोई किसी से वो नहीं करेगा, भाई कक्षा पढ़ नहीं, उसको हम बोलेंगे भाई एक बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग अगर एक रूम के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो तो हम क्या बोलेंगे भाई कक्षा के बच्चे आ गए, भाई 6th क्लास के बच्चे बैठे हैं, 7th क्लास के बच्चे बैठे हैं, भाई 8th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। किसी एक बच्चे के बारे में। ऐसे पुलिस के बारे में, जनता के बारे में, भीड़ के बारे में, ये जो सारी चीज़ें, सेना, सभा, परिवार, टीम, कक्षा, भीड़, पुलिस, जनता, इन सबको जैसे हम ये वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में एकदम से आता भाई 10-12 लोगों का या 5-7 लोगों का या 6-7 लोगों का एक ग्रुप है आपस में, और वो ग्रुप मतलब एकदम से आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो लोग क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा। आए समझ? मतलब जो किसी एक चीज़ का बोध ना करा के, किसी एक व्यक्ति का बोध ना करा के, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत एक ग्रुप के बारे में, एक समूह के बारे में, एक समुदाय के बारे में, एक झुंड के बारे में हमें पता चले, वो होता है समूहवाचक। जैसे गुच्छा, तो ये अंगूर का गुच्छा है। क्या हम एक अंगूर का सेम उदाहरण गुच्छा, जैसे कि अगर हमने एक अंगूर उठा के खा लिया तो क्या हम ये कहेंगे भाई अंगूर का हमने गुच्छा खा लिया? नहीं। एक गुच्छे के अंदर 10 अंगूर, 15 अंगूर, 20 अंगूर होंगे तो हम उठा के खाते हैं, हम कहते हैं गुच्छा। मतलब वहाँ वो एक अंगूर का एक वो है समूह, मतलब आप ये समझ सकते हो, जब एक समूह के अंदर कुछ अंगूर 10, 15, 20, 25, 30 अंगूर आपस में लग रहे हैं, वो गुच्छा होता है। ऐसे पशुओं का झुंड होता है, ढेर होता है वो अनाज का होता है, कुंज होता है वो सूरज की होता है। ठीक है बेटा। तो जिससे हमें पूरे समूह, जिन वर्डों से हमें पूरे समूह के बारे में पता चले, जिनसे हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में ना पता चल के किसी पूरे ग्रुप के बारे में, पूरे समूह के बारे में हमें पता चले, वो होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अभी किसी बच्चे को अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो लोग हमें कमेंट कर दें कि सर हमें तो ये चीज़ें समझ में नहीं आई, उसका हम जवाब देंगे। ठीक है। अब देखो, जैसे समूहवाचक संज्ञा का वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं? बाजार में बहुत भीड़ है। ठीक है। अब इस भीड़ से आप क्या समझ रहे हो? देखो इसमें ये जो एक शब्द है, बाजार में बहुत भीड़ है, तो इस भीड़ से आपको क्या समझ में आया कि बाजार में एक लोग है या बाजार में बहुत सारे लोग हैं? क्या बाजार के अंदर राम, मैं बोलूँ भाई राम बाजार गया हुआ है तो हम बोलेंगे भाई बाजार में भीड़ आ गई। क्यों आ गई? भाई राम चला गया तो भाई भीड़ आ गई। क्या आप लोग सोच सकते हो? या मैं बोल दूँ भाई शाम बाजार चला गया, तो क्या तुरंत कोई आदमी सोचेगा अच्छा शाम बाजार चला गया तो भाई बाजार में तो भीड़ होगी? क्यों? क्योंकि शाम गया हुआ है भाई। हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक आदमी भीड़ कैसे बनेगा?
भीड़ के अंदर तो 5 लोग, 15 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग जब एक साथ इकट्ठे हो रहे होंगे, तब हम बोलो अरे भाई भीड़ आ गई, भीड़ आ गई, भीड़ आ गई, भाई चलो 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 चलो। क्या हम ये बोलेंगे भाई एक आदमी चला गया, अच्छा भाई भीड़ चलेगी, नहीं बोल सकते। आप खुद सोचो, जैसे कि आप जा रहे हो, आप अपने स्कूल से घर पे आ रहे हो या घर से स्कूल पे जा रहे हो और रोड के ऊपर एक कार चल रही है, तो आप क्या बोलोगे? घर पे आप क्या बोलोगे? मम्मी आज तो रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्यों? क्योंकि मम्मी रोड पे एक कार चल रही थी। या मम्मी रोड पे आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। क्यों? मम्मी एक कार चल रही थी। क्या आप बोल सकते हो? या आप अपने पापा को बोले पापा आज तो रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, वो पूछें क्यों? क्योंकि पापा एक कार चल रही थी। नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि भीड़ का नाम सुनते एक साथ ही आपके दिमाग में एकदम से आएगा अरे भाई कम से कम 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग आपस में एक साथ इकट्ठा हो रहा होगा, एक समूह के बारे में पता चल रहा है हमें। हमारे दिमाग में एकदम से आ रहा है कि अरे भाई इतने सारे लोग, इतने सारी चीज़ें। तो जिन वर्ड से हमें एक वस्तु के बारे में ना पता चल के बहुत सारी वस्तुओं के बारे में पता चलता है, जिन वर्ड से हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में पता ना चलकर हमें बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारी वस्तुओं के बारे में पता चलता है, एक समूह के बारे में पता चलता है, एक समुदाय के बारे में पता चलता है, एक झुंड के बारे में पता चलता है, तो वो होता है समूहवाचक संज्ञा, जो पूरे समूह का बोध कराए। ठीक है बेटा, जो पूरे समूह का बोध कराए वो होती है समूहवाचक संज्ञा। उसके आगे अब हमारा, चलो मैं आपको एक उदाहरण, एक वो देता हूँ, होमवर्क। आपका होमवर्क क्या है? समूहवाचक संज्ञा का दो दो, जैसे ही मैंने भी कराया ना वाक्य में प्रयोग, ये भी मैंने वाक्य में प्रयोग करा, ऐसे दो वाक्य बनाने हैं आपको। दो वाक्य बनाओ, दो वाक्य बनाओ समूहवाचक संज्ञा के, समूहवाचक संज्ञा के। ठीक है बेटा, आपको समूहवाचक संज्ञा के दो वाक्य बनाने हैं। अब मैंने लिख दिया दो वाक्य बनाओ समूहवाचक संज्ञा के, या इसको आप पूरे प्रॉपर पर्सन की तरह लिखो तो समूहवाचक संज्ञा के दो वाक्य बनाओ, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मैं इसको मिटा दूँ और अब मैं इसके आगे लिखूँ, यहाँ से इसको मैं पूरा मिटा के मैं पूरा ही लिख देता हूँ कि समूहवाचक संज्ञा के दो वाक्य लिखो। ठीक है बेटा, यह आपका आज का होमवर्क है कि समूहवाचक संज्ञा के आपको दो वाक्य लिख के लाने हैं कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते। अब उसके आगे हम पढ़ते बेटा, अगला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें अब हम अपना थोड़ा देखा कलर बदलने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है बेटा, तो अब हमारी अगली संज्ञा कौन सी आ गई? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं, रेड ही अच्छा था इसके ऊपर, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? देखो आप, द्रव्य क्या होता है? जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, जो तरल पदार्थ के अंदर होता है। ठीक है, जो तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे कि पानी हो गया। अब देखो ये क्या होती है द्रव्यवाचक संज्ञा? उन संज्ञा शब्दों को कहते हैं जो किसी ठोस, तरल, गैस, धातु, अधातु जैसे पदार्थों का बोध कराते हैं। अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा यार सर क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से देखो, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तोला जा सकता है। ठीक है, इससे अब आप लोगों को ऊपर की ये जो मैंने लिखी थी ये चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, ये पहली दो लाइन आपके समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आप लोग यहाँ से देखो, जिसे गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तोला जा सकता है, वो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। कि ऐसे संज्ञा या ऐसे संज्ञा शब्द जिन्हें हम माप ही नहीं सकते, नहीं जिन्हें हम माप सकते हैं लेकिन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम तोल सकते हैं लेकिन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, कि भाई जैसे गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा, जिसे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि दूध, दूध को क्या कोई गिन सकता है कि 1 2 3 4 5? नहीं, हम उसे माप सकते हैं, भाई कितना 1 लीटर दूध है, कितना भाई 2 लीटर दूध है, 3 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध है। आप हमने दूध दिया, क्या बोलेगे? भाई मेरे पास दूध का 1 लेके आ, 1 कन लेके आ। क्या वो लेके आएगा? नहीं लेके आ सकता। आप उसे क्या बोलते हैं? भाई मेरे पास 2 दूध लेके आ। वो कहेगा भाई 2 दूध क्या होता है, 2 दूध कहाँ से लेके आऊँ मैं? तो फिर आप बोलेगा अच्छा तो तू एक काम कर, 2 लीटर दूध लेके आ, है ना।
ऐसे ही आप सोना, आप सोने की दुकान पे जाओगे तो आप सोने वाले को, दुकानदार को, सुनार को क्या बोलेगा, मुझे एक सोना दे दे। वो कहे भाई एक सोने का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं मुझे तो एक ही सोना दे दे। तो वो क्या कहेगा, भाई तू एक काम कर, खड़ा हो, निकल दुकान से। फिर आपका दोस्त आएगा, वो कहेगा अरे सर ये कहना चाहता मुझे 1 ग्राम सोना दे दो, या मुझे 1 किलो सोना दे दो, या मुझे 5 किलो सोना दे दो। तो वो कहेगा अच्छा 5 किलो सोना। फिर वो आपको कहेगा आओ आओ साहब आओ, बैठो बैठो बैठो, अरे साहब को 5 किलो सोना दो, साहब को 5 ग्राम सोना दो, है ना। क्योंकि आप उसे गिन नहीं सकते, सोने को तोल सकते हो कि भाई कितनी क्वांटिटी में चाहिए आपको, कितना चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम। तो हम उसे तोल सकते हैं, माप सकते हैं, पर गिन नहीं सकते। ठीक है। ऐसे ही जैसे कि दही है, तो दही को क्या आप गिन सकते हो, नहीं। दही को भी आप तोल सकते हो, भाई 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। पानी है, पानी को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते पानी को, क्योंकि पानी को आप क्या कहोगे, मेरे को एक पानी दे दो। एक पानी क्या होता है, एक पानी कुछ नहीं होता। तो आप कहोगे यार मेरे को 1 लीटर पानी दे, 2 लीटर पानी दे दे, मुझे 1 बाल्टी पानी दे दे, 2 बाल्टी पानी दे दे। उसे आप गिन नहीं सकते, सिर्फ तोल पा रहे हो या माप पा रहे हो। ठीक है। ऐसे ही चाय होगी, आप इसका क्या कर सकते हो, चाय का, या तेल हो गया, जैसे मान लीजिए ये है तेल का। तेल को आप क्या कर सकते हो, क्या गिन सकते हो तेल को, नहीं गिन सकते। चाय होगी, चाय को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते चाय को, आप क्या कहोगे, मुझे एक चाय दे दे। भाई क्या भाई, एक बता, 1 कप चाय दे दे, 1 गिलास चाय दे दे, 1 किलो चाय दे दे, 1 लीटर चाय दे दे, ऐसे ही तो बोलोगे आप क्या कहोगे, मुझे एक चाय दे दे, नहीं बोल सकते, है ना। उसी तरह चांदी को आप क्या कहोगे, मुझे एक चांदी दे दे। जैसा हमने सोने के बारे में पढ़ा था कि चांदी की दुकान पर जाकर आप क्या बोलेगे, मुझे एक चांदी दे दे, नहीं। आप उसे बोलोगे मुझे 1 किलो चांदी दे दे, ये आधा किलो चांदी दे दे, 1 ग्राम चांदी दे, 2 ग्राम चांदी दे। तो उसे हम तोल पा रहे हैं, लेकिन हम उसे गिन नहीं पा रहे। ठीक है। ऐसे ही पीतल हो गया, पीतल को आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे पीतल दे दे। लोहा हो गया, लोहे को भी आप तोल सकते हो, भाई 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो लोहा लेके आ गया। पीतल के भी वो लेके आओगे, भाई कितना पीतल चाहिए, तोल में देगा, भाई इतने इतने का इतना पीतल है। क्या गिन सकते हो आप, नहीं गिन सकते। तो बेटा जिन चीज़ों को आप ये गिन लो, जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता, सिर्फ मापा या तोला ही जा सकता है। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, आप एक उदाहरण से और समझो। जैसे कि मेरे पास एक पानी का गिलास रखा हुआ है, ठीक है। वो पानी का गिलास मैं पी रहा हूँ, पीते पीते मेरे हाथ से गिर गया। जो पानी फर्श पे गिर गया, क्या मैं उस पानी को बता सकता हूँ कितना पानी गिरा है? मैं कह दूंगा 1 पानी गिर गया, या 2 पानी गिर गया, या 3 पानी गिर गया? नहीं कह सकता मैं। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है 1 पानी कितना, 2 पानी। हाँ मैं ये कह सकता हूँ 1 गिलास पानी गिर गया। तो 1 गिलास मैंने क्या करा, माप के रख रखा उसको। 1 लीटर पानी गिर गया, 2 लीटर पानी गिर गया, या 2 गिलास पानी गिर गया, 3 गिलास पानी गिर गया। तो हम उसे माप रहे हैं, तोल रहे हैं, लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते। जैसे पेंसिल होती है, तो पेंसिल को मैं गिन लूँगा, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल। पेन हो गया, पेन को मैं गिन सकता हूँ, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। पानी को मैं क्या गिनूंगा बेटा, कुछ नहीं गिन सकता। तेल को मैं कोई गिन सकता हूँ, नहीं गिन सकता। सोने को गिन सकता हूँ, नहीं गिन सकता। तोल सकता हूँ, 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, 3 किलो सोना। चांदी को मैं गिन सकता हूँ, नहीं गिन सकता। चांदी को मैं तोल सकता हूँ, 1 किलो चांदी, 2 किलो चांदी, 3 किलो चांदी, 4 किलो चांदी, है ना। तो ऐसे शब्द जिन्हें गिना नहीं जा सकता, सिर्फ मापा या तोला जा सकता है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, सिर्फ मापा या तोला जा सकता है, उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा। अब किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो मेरे से पूछ ले कि सर ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, और बाकी आप 1 मिनट इसे पढ़ो और समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखो बेटा आगे द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था ऊपर, पानी। क्या हम पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। पानी को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं कि भाई 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी। सेम तेल को हम गिन नहीं सकते, 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल, 4 तेल, 5 तेल। हम तेल का भी माप सकते हैं, 1 लीटर तेल, 2 लीटर तेल। उसके बाद है घी को भी हम क्या तोल सकते हैं? नहीं, मतलब हाँ तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते कि भाई तोल में कितना, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। दूध को भी हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, 1 लीटर है, 2 लीटर है। सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जिन्हें हम माप या तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। जैसे कोयला हो गया, मैं कहूँ भाई 5 किलो कोयला दे जाओ मुझे। पेट्रोल हो गया, भाई 5 लीटर पेट्रोल दे जाओ। तो हमें ये चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सिर्फ
माप और तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। ठीक है, चावल 1 किलो चावल दे दो, आटा भाई 10 किलो के आटे के बोरी दे दो, दाल भाई 4 किलो दाल दे के चल जाओ, हम सबको तोल रहे हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। जैसे कटोरी के अंदर दाल के दाने हैं, तो आप अब दुकानदार के ऊपर जाके क्या कहोगे कि भाई मुझे एक काम कर, इस दाल के दाने में से 2 दाने दे दे। वो कहेगा अरे पागल हो गया क्या, 2 दाने कैसे मिलेंगे, ये बता तुझे आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, कितना चाहिए, तो आपको तोल के दे सकता है कि भाई इतना। अब आप कहोगे सर मुझे ना 5 दाल के दाने दे दो, वो कहे भाई एक काम कर, 5 दाल के दाने नहीं आते तो आपने आगे वाली दुकान पे जा, वहाँ से लेके आ जा, यही बोलेगा। आप उसको बोलोगे भाई मुझे 1 घी दे दे, वो कहेगा अरे 1 घी क्या होता है, कुछ नहीं होता बेटा, आप घर जाओ दोबारा मम्मी पापा से पूछ के आओ कि कितना लेके आना है। वो आप कहोगे नहीं नहीं उन्होंने कहा 1 घी लेके आ, तो दुकानदार क्या कहेगा अरे नहीं नहीं बेटा आप दोबारा पूछ के आओ। वो कहेगा नहीं नहीं मेरे को 1 ही दे दे। वो फिर क्या कहेगा ठीक है बेटा मेरे पास घी नहीं है, आप एक काम करो आगे जाओ। फिर आप घर पे जाओगे, अपनी मम्मी को बोले कि मम्मी दुकानदार ने तो घी नहीं दिया। फिर आपकी मम्मी पूछेगी कि आपने क्या क्या कहा, तो आप कहोगे मैंने कहा 1 घी दे दो। तो फिर आपकी मम्मी कहेगी बेटा किसी की मम्मी, तो दुकानदार ने कब मुझे नहीं दिया। फिर आपकी मम्मी पूछेगी कि बेटा आपने क्या कहा, फिर आप बताओगे कि मम्मी मैंने कहा 1 घी दे दो। फिर आपकी मम्मी समझाएगी बेटा 1 घी तो कुछ होता ही नहीं है, या तो आपको ये बोलना था कि मुझे 1 लीटर घी दे दो या मुझे 2 लीटर घी दे दो। फिर आपकी मम्मी आपको बताएगी कि घी बेटा आप दुकानदार को जाके बोलो कि अंकल जी मुझे 1 लीटर घी दे दो, तब वो आपको घी देगा। फिर आप गए दुकानदार पे और आपने जाके कहा कि अंकल जी मुझे 1 लीटर घी दे दो, तो फिर दुकानदार ने आपको 1 लीटर घी दिया और आप लेके घर पे आ गए, है ना। तो वो चीज़ें जिन्हें सिर्फ मापा या तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, तो वो चीज़ें क्या होती है बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि है द्रव्यवाचक संज्ञा की, अरे द्रव्यवाचक संज्ञा की विशेषता, वे पदार्थ समूह होते हैं जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। ये चावल हैं, इन्हें हम तोल सकते हैं कि भाई 1 किलो चावल है, 2 किलो चावल है, 3 किलो चावल है। क्या इन चावल के जो दाने हैं इनको आप गिन सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। आप तोल सकते हो भाई आधा किलो चावल हैं, 200 ग्राम चावल है, 300 ग्राम चावल है, 400 ग्राम चावल है, ऐसे कोयला है। आप इसे गिन नहीं सकते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आप ऐसे गिन नहीं सकते। आप इसे तोल सकते हो कि 1 किलो तो कोयला है, 2 किलो तो कोयला है, 3 किलो तो कोयला है, 4 किलो कोयला है, 5 किलो तो कोयला है, कितना तो कोयला है, तो आप इसे तोल सकते हो। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हुआ बेटा, वे पदार्थ या समूह में होते हैं जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, इससे आपने दोबारा देखो, अभी अभी मैंने क्या बताया, वे पदार्थ या समूह में होते हैं जिन्हें मापा जा सकता है या तोला जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगी, वे संज्ञा शब्द जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, तो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे चले, अब देखो जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा का वाक्य में प्रयोग, वाक्य में कैसे प्रयोग, दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो इसमें आगे दूध, तो दूध को क्या आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, माप या तोल सकते हो। तो इनका वाक्य में क्या प्रयोग है, दूध, जैसे राम बोलेगा मम्मी मेरे को दूध पीना है, तो वो पूछेगा अच्छा दूध में बता कौन सी संज्ञा है बेटा। आपकी मम्मी पूछेगी मैं दूध तब दूंगी जब मेरे को ये बताया कि दूध में कौन सी संज्ञा है। फिर आप कहोगे अच्छा दूध को तो मैं गिन तो नहीं पा रहा, दूध को तो मैं तोल पा रहा हूँ कि 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है, आधा लीटर दूध, तो आप कहोगे मम्मी ये तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर आपकी मम्मी आपको दूध के साथ साथ बिस्कुट भी ला के देगी, वाह बेटा वाह, मौज कर दी। ऐसे सोने के लिए आपकी मम्मी कहेगी बेटा क्या कहते हैं, आज मैं आपको सोना दिलाऊंगी जितना आप कहोगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि सोने का रेट क्या है। आपने देख के बताया मम्मी सोने का तो ये रेट है, तो आपकी मम्मी कहे अच्छा सोने में बता कौन सी संज्ञा, तो दिलाऊंगी मैं तुझे सोना। जैसे लड़कियां बोल देंगी कि भाई मम्मी मुझे सोने का ब्रेसलेट चाहिए, मुझे कान में पहनने के लिए सोने की आभूषण चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आपकी मम्मी कहेगी बेटा सोना तो बहुत महंगा है, लेकिन चल तू मुझे बता दे सोने में कौन सी संज्ञा है तो मैं दिला दूँगी। फिर आप सोचोगे अच्छा सोने को तो मैं तोल सकता हूँ कि 1 ग्राम सोना है, 2 ग्राम सोना है, या 10 किलो सोना है, 5 किलो सोना है, तो आपने तुरंत कह दिया कि मम्मी ये तो द्रव्यवाचक है, तो आपकी मम्मी ने फिर तुरंत आपको दिला दिया। जैसे
तीसरा देखो, आज बाज़ार से चावल खरीदना है, तो चावल, क्या आप वही जो हमने पहले देखा है, क्या हम चावल को गिन नहीं सकते? 1 2 3 4 5 6 7 8 करके बेटा गिन नहीं सकते, चावल को हम तोल सकते हैं कि भाई कितना किलो है, कितना किलो नहीं है, ठीक है। अभी आगे हमारे MCQ आगे, तो ये क्या होगी बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या किसी बच्चे को संज्ञा के द्रव्यवाचक संज्ञा के क्या किसी भी बच्चे को संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कोई परेशानी या कोई दुविधा हो तो वो हमसे पूछ सकता है ना। अब हमारे संज्ञा का टॉपिक लगभग समाप्ति की ओर है। अब जैसे इसमें हमारे पास एक संज्ञा और बच गई, तो हम देखते हैं हमारे पास कौन सी संज्ञा बची है। भाववाचक बची है। जैसे हमारे पास संज्ञा के बेटा कितने प्रकार थे, भेद थे, हमने जो देखी थी दूसरी क्लास के अंदर। संज्ञा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ ली, जातिवाचक संज्ञा हमने पढ़ ली, द्रव्यवाचक संज्ञा हमने पढ़ ली, समूहवाचक संज्ञा पढ़ ली। अब हमारे पास बच गई भाववाचक संज्ञा, कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। देखो बेटा, भाववाचक संज्ञा से क्या होती है, क्या समझते हो आप? भाववाचक संज्ञा से आप ये समझो बेटा, जैसे कि वो संज्ञा या वो शब्द या वो चीज़ें जो हम सिर्फ भाव कर सकते हैं, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं कि अरे भाई हाँ ये चीज़ तो है, जिसे हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, कि हाँ भाई जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होती है भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध कराते हैं, इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। भाव का बोध कराते हैं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है बेटा, जिन्हें सिर्फ आप बस भाववाचक संज्ञा के अंदर आपको सबसे पहले समझने के लिए आप सिर्फ ये देखो, जिसे छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ तो है। अब आप देखो अपने आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। देखो बेटा, जैसे कि हंसना, क्या आप हंसने को छू सकते हो? मैं हंस रहा हूँ, आपने आके मेरे होठों के हाथ लगा दिया, तो क्या आपने मेरी हंसी के हाथ लगाया है? नहीं, वो तो आपने मेरे होठों को छुआ है। किसी ने कहा सर आप हंस रहे हो, मैंने आपके दांत के हाथ लगा दिया, तो बेटा वो तो मेरे दांत के हाथ लगाया आपने। मैं स्माइल कर रहा हूँ, तो आपने स्माइल करके मेरे इस पे फेस के हाथ लगा दिया, तो क्या आपने मेरी हंसी के हाथ लगाया हो? नहीं, वो तो आपने मेरे होठों के हाथ लगाए, या मेरे गाल के हाथ लगाए, मेरे दांत के हाथ लगाए। आपने मेरी हंसी के हाथ लगाया? नहीं लगाया। कैसे कहाँ से लगाओगे आप? अब जैसे कि अगले में देखो, आप जैसे ये बच्चा रो रहा है, तो क्या आप इसके रोने के हाथ लगा सकते हो या इसे छू सकते हो? अब कोई कहेगा भाई सर ये तो रो रहा है, तो आपने रोते रोते उसके आंसू के हाथ लगा दिया, तो क्या आपने उसके रोने के हाथ लगाया? नहीं, वो तो उसके आंसू के हाथ लगाए। आपने उसके आँख के हाथ लगा दिया, आँखों के, तो क्या आपने उसके रोने के हाथ लगाए? नहीं, वो तो उसकी आँख के हाथ लगाए। क्या आपने उसे छुआ? नहीं छू पाए। वो तो अगर वो इसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो आपने उसके आंसू को पूछ दी के उसके गालों के हाथ लगा के उसके आंसू को पूछ दिया, तो क्या आपने उसके रोने को हाथ लगाया? नहीं, वो तो आपने उसके गालों के हाथ लगाया है। तो रोने को आपने हाथ लगाया कहीं पे भी? कहीं आपने रोने के हाथ लगाया? नहीं लगाया। ऐसे घबराना, जैसे कोई बच्चा घबरा रहा है, डरना, कोई डर रहा है कि भाई आज तो किसी ने गलत काम कर रहा, आज स्कूल का होमवर्क नहीं करा, और उसकी स्कूल में उसके सर ने या उसकी मैडम ने उसकी शिकायत कर दी उसके पिताजी को, तो उसके मन में डर है कि पिताजी घर पे जाके आज तो भाई मारेंगे, डांट मारेंगे, सुनाएंगे, या पता नहीं पिताजी तो क्या करेंगे, तो अंदर ही अंदर डर रहा है। तो क्या आप उसके डर के हाथ लगा सकते हो? क्या आप उसके डर को छू सकते हो कि भाई डर रहा है, भाई शाम तो आज डर रहा है, क्यों? क्योंकि आज मैडम ने उसकी शिकायत कर दी उसके पिताजी से, तो आज उसके वो अपने पिताजी से डर लग रहा है। तो क्या आप छू पा रहे हो? नहीं।
अगर आपने उसको छाती के हाथ लगाया है तो कि भाई मैं दिखा इसका देखता हूँ अंदर से कितना डर है, तो आपने उसकी छाती के हाथ लगाया है। अब उसके हाथ के हाथ लगाओगे तो हाथ के लगा रहे हो, पैर के लगाओगे तो पैरों के लगा, आपने उसका डर के हाथ लगा पाया नहीं। तो जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते, जिनको आप केवल महसूस कर सकते हो, क्या आपने, अब देखो एक वर्ड हो है देखना, क्या आपने किसी बच्चे का रोना देखा है कि भाई ये रो रहा है? अब आप कहोगे कि सर वो तो आंखों से आंसू निकलते हैं, वो जोर जोर चिल्लाते हैं, ऐसे करता है, तो ये क्या हुआ? ये तो मैं तो मुंह से तो जब आवाज़ निकल रही है मैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रोना कहाँ है इसमें? मैं हंस रहा हूँ हा 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 हा, तो मेरे जो कठों में से, मतलब मेरे कंठ में से आवाज़ आ रही है, मेरे गले में से आवाज़ आ रही है, और मैं हा 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 करके हंस रहा हूँ, हाथ पाँव हिला रहा हूँ, मार रहा हूँ। ये तो मेरे हाथ पाँव दिख रहे हैं आपको, मेरे गले से आवाज़ आ रही है, वो सुनाई दे रही है आपको। क्या आप देख पाए मेरा हंसना? नहीं। जैसे ही मेरा डर देख पा रहे बेटा आप? नहीं। गुस्सा, मैं ऐसे आंखें बड़ी बड़ी कर लेता हूँ गुस्से के अंदर कि अच्छा तूने ये काम नहीं किया, रुक मैं बताता हूँ। मैं ऐसे डर के अपने आपको डरा रहा हूँ, अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आपको अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या आप मेरी आंखें देख रहे हो, आप मेरी आंखों को छू रहे हो, तो क्या आपने अपने मेरे गुस्से को छू लिया? नहीं, वो तो आप मेरी आंखों को छू रहे हो। मैं आपको और ज़्यादा डरा रहा हूँ कि तू मेरे से डर, तो क्या आपने मेरा गुस्सा देख रहे हो या मैं आपका डर देख रहा हूँ? कोई किसी का कुछ भी नहीं देख पा रहा, क्योंकि मैं आपको बस शरीर के अंदर जो मेरे एक्शन आ रहे हैं वो देख पा रहे हो आप, है ना? कि भाई अब मैं आपको बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाऊं कि अच्छा मैं आपको डराने की कोशिश करूँ, आपको कहे सर जी रहने दो, ये तो हमें तो आपकी आंखें दिख रही हैं, आपका गुस्सा नहीं दिख रहा, तो आप तुरंत समझ गए कि अच्छा सर जी हमें भाववाचक संज्ञा के बारे में बता रहे हैं, सर जी हमारे साथ भाववाचक संज्ञा के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना? तो बेटा वो शब्द जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि हाँ भाई ये रो रहा है, मैं फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और ये जोर जोर से करके रो रहा है, तो मैंने फील कर लिया भाई रोना है। भाई हंस रहा है तो एक बच्चा जोर जोर से दांत पाड़ पाड़ के हा 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 करके हंस रहा है, हाथ पाँव हिला रहा है, उसके दांत दिख रहे हैं, तो मैं फील कर पा रहा हूँ अच्छा ये हंस रहा है। तो जिन चीज़ों को महसूस किया जा सकता है बस, और जिन्हें छुआ नहीं जा सकता और देखा नहीं जा सकता, वो तो वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा? देखो जैसे इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं कि इनका कोई रूप या आकार नहीं होता, जब वो हमें दिखाई नहीं देंगे तो उनका क्या रूप होगा? अब हंसी का कोई रूप होता है कि भाई श्याम की जो हंसी है वो चौकोर है, राम की हंसी गोल है, कुलदीप सर की हंसी त्रिभुज के आकार की है, या ये मोटी है, छोटी है, या भाई श्याम की जो हंसी है वो बहुत बड़ी बड़ी हंसी है? नहीं, उसका कोई रूप या आकार नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती। और जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती उसका कोई हम कैसे बताएं कि वो किस आकार की है, किस रूप की है, क्या है? तो भाववाचक संज्ञा का कोई रूप या कोई आकार नहीं होता, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे हमने भी ऊपर पढ़ा कि हाँ भाई इनके महसूस होगा कि हाँ भाई ये चीज़ है, फील कर सकते, देख नहीं सकते। इनमें अक्सर प्रत्यय लगा होता है। ठीक है? प्रत्यय क्या होता है ये हम आपको आगे क्लास में पढ़ाएंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, समानार्थी शब्द क्या होते हैं। तो बस आप इनके बीच में लगा लेना कि जैसे जिन जिन शब्दों के पीछे ये शब्द आए उन वो भाववाचक संज्ञा के ही होते हैं। ठीक है? जैसे पन आ गया तो बचपन, ठीक है, आवट आ गया तो घबराहट, हट आ गया तो पा आ गया तो आपा आ गया, तो जिनके बीच में ये शब्द आ जाएं तो वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। ठीक है? ये आप इनसे पहचान कर सकते हो इन शब्दों से कि जिन शब्दों के बीच में ता आ जाए, पन आ जाए, ई आ जाए, आहट आ जाए, पा आ जाए, आपा आ जाए, तो वो शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है बेटा? बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो हमसे पूछ सकता है। अब हमने देखो ये जैसे देखा था यहाँ पे इन शब्दों से, इनके उदाहरण देखते हैं आगे क्या क्या है। जैसे देखो इसमें सुंदरता, ता आ गया ना लास्ट में, ईमानदारी, वीरता, दारी, मिठास, कड़वाहट, बचपन, इसमें पन आ गया, बस्ती, जवानी, बुढ़ापा, जीवन, प्रेम, घृणा, ये सारे शब्द कैसे हैं? क्या इनको आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। आप क्या सुंदरता को देख सकते हो कि भाई मैं सुंदरता को देख पा रहा हूँ? नहीं, वो तो आप किसी का रूप देख सकते हो, किसी ने मेकअप कर लिया
या कोई दिखने में बहुत अच्छा है तो आप उसका मेकअप देख रहे हो, उसका क्रीम पाउडर देख रहे हो, सुंदरता कहाँ से देख पा रहे हो? क्या आप किसी की ईमानदारी देख सकते हो? नहीं। हमें पता है भाई ये इंसान हमेशा किसी के साथ मतलब कोई धोखाधड़ी नहीं करता, किसी के साथ कुछ बेईमानी नहीं करता, तो आप उसकी फील कर सकते हो हाँ भाई ये आदमी ईमानदार है। ऐसे वीरता, मिठास, कड़वाहट, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो ये सारे शब्द एक ऐसे शब्द हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। ठीक है बेटा, तो होते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। ये इनका जैसे ये भाववाचक संज्ञा के शब्द थे, इनका वाक्य में प्रयोग हो गया। बचपन, मेरा बचपन खेल कूद में बीता। तो आपने बचपन को देखा है? नहीं, आप छोटे थे, आप खेलते थे, कूदते थे, आपको को सर मैं 5 साल पहले मेरा बचपन था। आपको क्या पता वो बचपन था? वो तो आपका छोटा रूप था। आप छोटे श्याम थे, छोटे राम थे, छोटे गोपाल थे, छोटा कुलदीप थे, छोटे पिंकी थी, छोटी चेतना थी। आपको क्या पता बचपन था? आपने फील किया बस। गरीबी को आप फील कर सकते हो। भारत के कई लोग गरीबी में जूझ रहे हैं। हलवे में मिठास थोड़ी कम है, मिठास को भी आप वो कर सकते हो भाववाचक संज्ञा का। भाई ऐसे ऐसे शब्द जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, तो ये शब्द है जैसे बचपन, गरीबी, मिठास, वीरता, क्रोध। तो ये ऐसे शब्दों का हम ये वाक्य में प्रयोग कर रख के दिखा रखा है कि भाई इनका ऐसे ऐसे वाक्य में प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, जैसे मिठास का और हलवे में मिठास थोड़ी कम है। वीरता, झांसी की रानी ने वीरता से लड़ाई लड़ी। क्रोध, परशुराम का क्रोध में आ गए, परशुराम को क्रोध आ गया बहुत ज़्यादा। तो ये क्या हो गया? हम क्रोध को छू पा रहे नहीं, छू पा रहे क्रोध को, हम सिर्फ अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। वीरता है, वीरता को क्या हम छू पा रहे नहीं, छू पा रहे, हम सिर्फ बेटा अपनी आंखों से देख सकते हैं। देख सकते हैं? बताओ। नहीं नहीं, वीरता को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्रोध को क्या हम छू सकते हैं? नहीं छू नहीं सकते। क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जिन शब्दों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द। फिर उसके बाद ये समूहवाचक संज्ञा आ गया, ये हमने पढ़ ही लिया। ऐसे यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा का भी आपका वही है कि आपको दो दो शब्द तो बेटा यही आपका है कि आपको दो दो भाववाचक संज्ञा के वाक्य में प्रयोग करना है। संज्ञा के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। दो दो भाववाचक संज्ञा के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है बेटा, तो ये आपका होमवर्क हो गया। और अब इसके बाद हम लास्ट में आपको एक होमवर्क और देता हूँ मैं। ये 3 प्रश्न आपके लिए MCQ, तो आपको इनके आंसर लिख के लाने हैं। फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि इनके क्या आंसर है। जैसे शिक्षक है तो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक में कौन सी आएगी? समूहवाचक आएगी, जातिवाचक आएगी, व्यक्तिवाचक आएगी, भाववाचक आएगी। शिक्षक के अंदर किस प्रकार की संज्ञा है? दूसरा आपका प्रश्न है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? मनुष्य है, परिवार है, मोहन है, कृष्ण है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है? तो ये आपको करके लाना है। तीसरा है लेखक, संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक है, इनमें से कौन सा प्रकार है लेखक का? ठीक है बेटा, तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपको करके लाने, आपका होमवर्क है। और यहाँ पे आज हमारा संज्ञा का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। अब हम कल से अपना कोई नया चैप्टर करेंगे या संज्ञा के और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ भाई संज्ञा के और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हमें कितनी संज्ञा समझ में आई है, कितनी समझ में नहीं आई, कौन सी संज्ञा का प्रकार हमें समझ में नहीं आया, कौन सा संज्ञा का प्रकार हमें समझ में आ गया है। तो ये चीज़ें हम अभी और MCQ के क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चलेगा। बाकी कल हम अपने MCQ के क्वेश्चन करेंगे और
तब तक के लिए आप संज्ञा के इन सारे जो 5 प्रकार हैं इनको पढ़ो, समझो। किसी बच्चे को कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो वो हमारे पास कमेंट कर दे कि सर ये वाला प्रकार हमारे समझ में नहीं आया, तो वो प्रकार हम आप लोगों को फिर और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और कल हम फिर इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सब लोग पढ़ के आना, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमारा संज्ञा का जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। कल हम किसी नए या तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे या फिर हम संज्ञा के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। पर तब तक के लिए आप लोग पढ़ के आना। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, प्रकार को कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है, जो कुछ भी हमने पढ़ाया है, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बाय बाय और टाटा। मिलते हैं बेटा आप लोगों से कल। बाय बाय बच्चों।